हेलो फ्रेंड्स, हम एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम सेक्शन 10 तक कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो सेक्शन 11 के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन 11 की अगर आप हेडिंग देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलीवेंट बिकम रिलीवेंट। मतलब ये उन फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है जो कि वैसे तो रिलीवेंट नहीं है पर रिलीवेंट बन जाते हैं। अब वो रिलीवेंट कैसे बन जाते हैं उसके दो रीज़न दिए हुए हैं, दो इसमें पॉइंट बताए गए हैं जिसकी वजह से जो इरिलीवेंट फैक्ट है, जो मतलब कि रिलीवेंट नहीं है पर वो रिलीवेंट बन जाते हैं। पहला कौन सा है? पहले उस तरह के फैक्ट्स हैं, उस तरह के तथ्य हैं जो कि इनकंसिस्टेंस हैं। किससे? फैक्ट इन इशू से या फिर रिलीवेंट फैक्ट से। मतलब अगर कोई भी ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे तथ्य हैं जो कि फैक्ट इन इशू है या फिर जो रिलीवेंट फैक्ट हैं उनसे एकदम भिन्न है, एकदम उलट है, तो ऐसे फैक्ट जो हैं वो रिलीवेंट हैं और आप ऐसे फैक्ट को एज ए एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जो सेकंड पॉइंट बात करता है, ये उन फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है जो कि खुद में इफ़ बाई देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, मतलब कि वो खुद में या किसी दूसरे फैक्ट के साथ मिलकर या उनसे कनेक्शन में वो फैक्ट इन इशू या फिर रिलीवेंट जो फैक्ट है उनके एग्जिस्टेंस होना या ना होना, नॉन एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि ये होना ऐसा संभव है या असंभव है। तो दो पॉइंट बताए, पहला इनकंसिस्टेंस फैक्ट के बारे में जो कि एकदम उलट है, और दूसरा उन फैक्ट्स के बारे में जो कि फैक्ट इन इशू या फिर रिलीवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल करते हैं, मतलब कि उनके अस्तित्व को होने या न होने के लिए। इस सेक्शन में उन फैक्ट से रिलेटेड आप एविडेंस पेश कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। अब इनको देखिए, थोड़ा एक्सप्लेन में डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकंसिस्टेंट फैक्ट जो हैं। इनकंसिस्टेंट फैक्ट जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो फैक्ट इन इशू है या कोई रिलीवेंट फैक्ट है उनसे एकदम उलट होते हैं, एकदम भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, ए जो है वो बी पर केस करता है, बी पे सूट करता है कि उसने बी ने ए के लिए डेफर्मेटिव स्टेटमेंट कहा है या कुछ भी लिखा है। मतलब ए बी पर ये सूट करता है, ये केस करता है कि बी ने जो डेफर्मेटिव है, जो लिबल स्टेटमेंट है, वो लिखी है उसके बारे में। अब बी जो है वो उसके रिवर्ट में जो फैक्ट देता है, ये बताया जाता है कि बी जो है वो तो इलिटरेट है, वो तो लिख ही नहीं सकता, लिख या पढ़ ही नहीं सकता वो। तो ये जो फैक्ट इन इशू है उससे एकदम उलट है। अगर ये फैक्ट जो है ये रिलीवेंट होगा तो ऐसे फैक्ट जो है रिलीवेंट होते हैं। अब देखिए, इस क्लॉज के अंदर, मतलब कि जो इनकंसिस्टेंट वाली जो क्लॉज है, इसके अंदर हम जो केसेस आते हैं उनको 6 क्लासेस में, 6 वर्ग में, कैटेगरी में उसको बांट सकते हैं। हम एक एक करके हम सबके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स के अंदर जो आते हैं वो पहला है प्ली ऑफ अलीबी। तो वर्ड अलीबी है, ये एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब है एल्सवेयर। जो प्ली ऑफ अलीबी है इसको इनकंसिस्टेंट फैक्ट के अंदर जो है इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए ये फैक्ट इन इशू से एकदम जो है अपोजिट होता है, एकदम उल्टा होता है, एकदम भिन्न होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें हम, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट जो दे रखा है ए, उसमें है कि ए के ऊपर क्वेश्चन ये है, क्या ए ने क्राइम कमिट किया है कोलकाता में उस दिन, उस सर्टेन डे। तो इसके रिवर्ट में जो इनकंसिस्टेंट फैक्ट पेश किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि ए तो उस दिन कोलकाता में था ही नहीं, वो तो लाहौर में था। तो ये जो फैक्ट है ये रिलीवेंट फैक्ट है। तो प्ली ऑफ अलीबी का मतलब यही होता है, इसका मतलब यही है कि जब जिस टाइम पर जो क्राइम किया गया है, जो पर्सन है जिस टाइम पर क्राइम किया गया है, जो एक्यूज्ड है, वो कहीं और जगह पर प्रेजेंस था। देखिए, ऐसे केसों में जिनमें जो प्ली ऑफ अलीबी का वो दिया जाता है, एविडेंस दिया जाता है, फैक्ट दिया जाता है, उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो किसका होता है? वो एक्यूज्ड का होता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्योंकि डिफेंस जो ले रहा है, कौन ले रहा है? वो एक्यूज ले रहा है।
इसका प्ली ऑफ अलीबी का कि वो उस टाइम पर जब क्राइम हुआ वो वहाँ पर नहीं था, कहीं और दूसरे प्लेस पर था। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज के ऊपर है, उसको प्रूफ करना है कि वो वहाँ पर किस जगह पर था, मतलब कि वो क्राइम की जगह पर नहीं था, दूसरी जगह पर था, तो कहाँ पर था वो, अब वो उसको प्रूफ लाना है उसका। हालांकि अगर बात करें हम प्ली ऑफ अलीबी की, तो प्ली ऑफ अलीबी जो है कुछ तरह के जो क्राइम होते हैं उनमें एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि जो आईपीसी का सेक्शन 107 अबेटमेंट है, उसमें जो बी पॉइंट में जो कॉन्स्पिरेसी दे रखा है, मतलब कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, या फिर जो सेक्शन 120 बी 120 ए है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो इस टाइप के जो क्राइम हैं उन पर प्ली ऑफ एलिबी जो है अप्लाई नहीं होता। क्यों अप्लाई नहीं होता? कि कॉन्स्पिरेसी में ये ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, जो कॉन्स्पिरेटर है, वो जहाँ पर क्राइम हुआ हो वहाँ पर प्रेजेंस हो उसकी, ये ज़रूरी नहीं है। वो हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह बैठा हो और क्राइम वो करवा रहा हो और वो खुद कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो। इसलिए ऐसे जो ऑफेंस है उन पर प्ली ऑफ जो एलिबी है वो अप्लाई नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्ली ऑफ अलीबी से रिलेटेड एक चीज़ कही है। उन्होंने कहा है कि प्ली ऑफ अलीबी का मतलब है कि फिज़िकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, मतलब कि फिज़िकल तौर पर एक्यूज पर्सन का इम्पॉसिबल होना, वहाँ पर प्रेजेंट होना इम्पॉसिबल है, जहाँ पर ऑफेंस हुआ है। प्ली ऑफ अलीबी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाती है वो ये चीज़ देखी जाती है कि जो एक्यूज़ड है, जो एक्यूज पर्सन प्ली ऑफ अलीबी का डिफेंस ले रहा है, एक्चुअल में वो जहाँ पर ऑफेंस हुआ है उस ऑफेंस से, उस प्लेस से कितनी दूर पर था, उनका डिस्टेंस कितना था। ये पॉसिबल था कि वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर उस जगह पर आ सकता था या उस जगह से जा सकता था जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है। ये एक बहुत ही मेन फैक्टर माना जाता है प्ली ऑफ अलीबी में। प्ली ऑफ अलीबी में जो डिफेंस के जो सक्सेस है वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, एक्यूज पर्सन कितनी दूर था जहाँ पर ऑफेंस हुआ उससे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितना टाइम लगेगा वहाँ पर पहुँचने में, कितना गैप है उन दोनों प्लेस में जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है और जहाँ पर वो पर्सन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, सपोज़ करिए ए का मर्डर हुआ है और बी जो है एक्यूज्ड है, उसके लिए बी के ऊपर ए के मर्डर का केस चल रहा है। अब बी प्ली ऑफ अलीबी जो है उसका डिफेंस लेता है, वो कहता है कि मैं तो वहाँ पर था ही नहीं। देखा जाता है तो वो कितनी दूर था, वो वहाँ से 400 या 500 फुट दूर था बस खाली। इस केस में जो प्ली ऑफ अलीबी है का जो डिफेंस है वो कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस देखा जाए इतना ज़्यादा दूर नहीं है, वो वहाँ से आ सकता है और जा भी सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्राइम होने में, करने में। प्ली ऑफ अलीबी से रिलेटेड एक केस देख लेते हैं, विक्रम पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में जो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो प्ली ऑफ अलीबी का जो डिफेंस है ये एक तरह से कोई राइट नहीं है, मतलब कि अगर एक पर्सन को दे दिया गया है कि दूसरे पर्सन को भी प्ली ऑफ अलीबी का जो है जो डिफेंस है वो कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया जाए। अगर एक पर्सन ने प्रूफ करा है तो अगर दूसरा मांग रहा है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप वहाँ पर नहीं थे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इस बेसिस पे कि एक को मिल गया है, एक एक्यूज पर्सन को मिल गया है तो दूसरा एक्यूज पर्सन भी उसके बिहाफ पे कि जी उसको दिया गया है तो मुझे भी इसका डिफेंस का जो है ग्रांट किया जाए, तो ऐसा नहीं है। असिस्टेंस फैक्ट में ही दूसरा अगर टाइप के जो केसेस की बात करें वो है नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड टू शो इलेजिटिमेट ऑफ द चाइल्ड। मतलब सीधा सा है कि अगर आप ये शो करना चाहते हो कि जो चाइल्ड हुआ है, आपकी शादी हुई है किसी के साथ और जो चाइल्ड हुआ है उसको आप इलेजिटिमेट कहना चाह रहे हो कि आपका बच्चा नहीं है, वो ना जाए, तो आपको ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी कि इतने टाइम से आपकी वाइफ के साथ कोई भी कोहैबिटेशन नहीं है। कि देखिए ये माना जाता है, ये प्रिजम्पशन है कोर्ट की कि अगर ड्यूरिंग मैरिज, शादी के टाइम पर आप अगर पति पत्नी हैं, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जो है लेजिटिमेट माना जाता है।
उसके लिए आप जो डीएनए रिपोर्ट है वो भी एज ए एविडेंस के तौर पर पेश नहीं कर सकते कि वो किसी और का है, वो आपका ही माना जाएगा। ऐसे केस में अगर आप उस चाइल्ड को इलेजिटिमेट प्रूव करना चाह रहे हो तो आपको चीज़ शो करनी पड़ेगी कि आपका वाइफ से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कोई कोहैबिलेशन नहीं है और इतने टाइम से, तो इसलिए वो आपका बच्चा नहीं, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड है सर्वाइवल ऑफ एलिज्ड डिजीज्ड। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए के ऊपर केस चल रहा है बी के मर्डर का, कि ए ने बी का मर्डर जो है वो 2005 सितंबर में किया। बी इससे रिलेटेड जो इनकंसिस्टेंट फैक्ट लाता है वो ये लाता है ए कि जी बी जो था वो तो 10 जनवरी 2012 तक जिंदा था। ये जो फैक्ट है ये एकदम उल्टा है, एकदम भिन्न है जो फैक्ट इन इशू है उससे। तो ये वो प्रूव कर देता है बी तो 2012 तक जिंदा था, तो ये जो है ये फैक्ट रिलीवेंट फैक्ट होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय ए थर्ड पर्सन, मतलब कि जो ऑफेंस जो है वो किसी तीसरे पर्सन के द्वारा किया गया है। अगर आप ऐसा कोई फैक्ट देते हैं तो वो भी रिलीवेंट होता है। जैसे ए के ऊपर जो चार्ज चल रहा है वो बी के मर्डर का चल रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया है, पर ए जो है वो एविडेंस पेश करता है कि बी का मर्डर उसने नहीं बल्कि सी ने किया है, वो ये उसका एविडेंस पेश कर देता है। ये जो फैक्ट है ये रिलीवेंट होगा। टाइप के जो उसकी बात करें क्लास की केस की, तो ये है सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म, मतलब कि उसने खुद को इन्फेक्ट किया है, खुद को इंजर्ड किया है किसी पर्सन ने, या उसने खुद वो काम किया है। अगर आप ये प्रूव कर दे तो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए के ऊपर जो केस चल रहा है वो बी के मर्डर का चल रहा है, पर अगर ए ये प्रूव कर देता है कि बी को उसने नहीं मारा है बल्कि बी ने सुसाइड की है, और उसका वो कुछ भी लेटर या कुछ भी चीज़ ऐसी दिखा देता है नोट कि उसने सुसाइड की है, किसी भी तरह से वो प्रूफ कर देता है, वो उस टाइप का जो एविडेंस होगा वो एडमिसिबल होगा, रिलीवेंट होगा। इस टाइप के अगर केस की बात करें तो ये है नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ए फाइल करता है सूट बी के ऊपर रिकवरी ऑफ पोजीशन, मतलब कोई ज़मीन है, लैंड है, उसके पोजीशन लेने के लिए बी के ऊपर ए सूट फाइल करता है। इसके अगेंस्ट में जो बी होता है, ये एविडेंस देता है कि जो सेल डीड थी वो तो अभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई अभी तक। ये जो फैक्ट होगा ये रिलीवेंट फैक्ट होगा। 6 टाइप के जो हमने केसेस देखे किसके अंदर, इनकंसिस्टेंट फैक्ट के अंदर, कौन कौन सा एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो अलीबी वाला है, दूसरा है नॉन एसेस ऑफ हस्बैंड टू शो इलीगल चाइल्ड, मतलब इलीगल चाइल्ड को शो करना है तो उसको बताना पड़ेगा कि उसका कोई एक्सेस नहीं था वाइफ तक। तीसरा है कि जहाँ पर डिजीज पर्सन जो जिसकी डेथ हुई है उसके सर्वाइवल से रिलेटेड हो। फोर्थ है जो ऑफेंस जो है कमिट किया गया है वो थर्ड पर्सन के द्वारा किया गया है। फिफ्थ है उसने सेल्फ इन्फ्लिक्शन, खुद अपना आप हार्म किया है, उसने खुद अपना आप को मतलब कि इंजर्ड किया है या ऑफेंस अपना आप किया है उसने। और सिक्स जो है नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं जो सेक्शन 11 है उसका जो सेकंड क्लॉज है कि बात करता है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। जो सेकंड क्लॉज है सेक्शन 11 का वो काफ़ी हद तक जो डिपेंड करता है वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेकंड क्लॉज में उन सभी फैक्ट से रिलेटेड या फिर वो एविडेंस पेश किए जा सकते हैं जो कि फैक्ट इन इशू को या रिलीवेंट फैक्ट को उसके उनके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस हाईली प्रोबेबल और प्रोबेबल बनाते हैं। मतलब ये जो सेकंड क्लॉज है ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनाओं के ऊपर कि ऐसा संभव है या संभव है। तो एग्जाम्पल से अगर समझे, एग्जाम्पल के तौर पे 5 पर्सन एक रूम के अंदर हैं, अब उनमें से एक का मर्डर हो जाता है। सर्कमस्टेंस हैं, जो परिस्थितियां हैं ये बताती हैं, ये शो करती हैं कि उनमें से किसी एक ने मर्डर किया है या एक से ज़्यादा लोगों ने उस पर्सन का मर्डर किया है। आप जो है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो हर फैक्ट्स आप दे सकते हैं जिससे कि ये प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है,
संभावना ये शो कर रहा है वो उस फैक्ट से कि वो उसकी डेथ कर सकता है कोई, या कोई उसकी डेथ मतलब कि उसका जो मर्डर कर सकता है या कोई मर्डर नहीं कर सकता है, इसकी वजह से वो मरा है। तो वो सारे फैक्ट्स आप दे सकते हैं कि इसी से रिलेटेड कुछ और हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक केस था संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो आई विटनेस थे, जो विटनेस थे, उन्होंने अपनी गवाही में ये कहा गया कि जो डिजीज़ पर्सन है उसको लगभग 25 फुट से जो है उसको गोली से मारा गया था, गोली से शूट किया गया था। पर जब मेडिकल रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट में ये चीज़ पाया गया, उसको जो मारा गया था वो 3 फुट से भी कम में मारा गया था के डिस्टेंस से। मतलब गोली से जो उसको मारा गया था वो 3 फुट से कम का डिस्टेंस था। तो यहाँ पर जो माना गया वो एक्सपर्ट ओपिनियन मानी गई। जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसको कंसीडर किया गया कोर्ट के द्वारा। मेडिकल रिपोर्ट थी, उसने जो मतलब कि विटनेस थे उनकी गवाही को जो है उसने मेडिकल रिपोर्ट ने इम्प्रोबेबल कर दिया, मतलब असंभव कर दिया कि ऐसा असंभव है कि वो 25 फुट से दूरी से जो गोली मारी गई हो उसको, तो ये असंभव, उसको ऐसा असंभव है, उसने इम्प्रोबेबल कर दिया उसको। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पर्सन होता है, वो अपनी ज़मीन का जो टुकड़ा होता है, मतलब कि एक ज़मीन को जो है किसी एक बायर को बेच देता है, और बाद में जो बचा हुआ टुकड़ा होता है वो किसी दूसरे बायर को बेच देता है। जो दोनों बायर होते हैं उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है आपस में। वो कहता है कि इधर वाला पोर्शन मेरा है, वो दूसरा कहता है कि इधर वाला मेरा पोर्शन है। तो इस केस में जो कोर्ट है, कोर्ट ये सजेस्ट करता है, कोर्ट जो है ये डिसीजन देता है कि जो पहले जिसके द्वारा वो ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा गया था, तो उसने अपनी पसंद से ही लिया होगा ना, जो हिस्सा लिया होगा वो, कि मुझे ये चाहिए। और बाद में जो ज़मीन का टुकड़ा रह गया होगा वो फिर बाद में बेचा गया होगा दूसरे को। एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखिए जो फिंगरप्रिंट है, अगर कहीं पे कोई ऑफेंस हुआ है और वहाँ पर किसी पर्सन के फिंगरप्रिंट है, तो ये एक पॉजिटिव एविडेंस माना जाता है। अगर फिंगरप्रिंट नहीं है वहाँ पर कोई भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब कोई वहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं था कोई पर्सन उस क्राइम के टाइम पर। जैसे कि 2 पर्सन जो थे वो किसी मर्डर में इन्वॉल्व थे, अब उनमें से एक का तो फिंगरप्रिंट आ गया है, एक का फिंगरप्रिंट जो है एक अलमारी पे पाया गया। उसके लिए उसने मतलब चैलेंज भी नहीं किया उस पर्सन ने। जब प्रोसिक्यूशन ने पेश किया गया कि ये फिंगरप्रिंट इसका पाया गया है, तो उसको उस पर्सन ने जो है, उस एक्यूज़ ने उसको चैलेंज भी नहीं किया। तो अब जो दूसरा पर्सन है वो इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकता, ये नहीं कह सकता कि उस जगह पर देखिए उसका कोई भी फिंगर इम्प्रेशन नहीं आया है, कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं आया है, वो तो उस जगह पर, उस क्राइम की जगह पर था ही नहीं। वो जो क्राइम किया गया है वो उस पर्सन के दूसरे पर्सन के द्वारा किया गया, मेरे द्वारा किया ही नहीं गया। तो दूसरा पर्सन ये इस चीज़ का जो है फ़ायदा नहीं ले सकता। मैं एक केस और देख लेते हैं, लास्ट केस। यह है रेग वर्सेस प्रभुदास। इस केस में जो एक्यूज़ था उस पर यह इल्ज़ाम था कि उसने फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाए हैं, मतलब उसने जो है फोर्ज जाली विल बनाई है, ये उस पर ऑफेंस था। जो प्रोसिक्यूशन है उसने ये चीज़ पेश किया एविडेंस कि उसके पास से जो है और भी जो जाली कागजात हैं, पेपर हैं, वो पाए गए हैं। तो इस केस में कोर्ट के द्वारा ये हेल्ड किया गया, अगर उसके पास और भी जाली कागजात पाए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो फोर्ज बिल है या वो जो विल है, जो वसीयत है, वो उस पर्सन ने बनाई है, वो इस चीज़ को नहीं प्रूफ कर रहे हैं। तो इस फैक्ट को जो है इररिलेवेंट माना गया। ये था सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में हमने 2 चीज़ पढ़ी। पहली चीज़, हमने उन फैक्ट के बारे में पढ़ा जो फैक्ट वैसे रिलेवेंट नहीं है पर रिलेवेंट बन जाते हैं। किन 2 वजह से? एक तो इनकन्सिस्टेंट, क्योंकि जो फैक्ट इन इशू जो रिलेवेंट फैक्ट है उनसे वो एकदम डिफरेंट है, भिन्न है। और दूसरा, वो फैक्ट्स के रिलेटेड भी आप एविडेंस दे सकते हो जो कि फैक्ट इन इशू को या फिर रिलेवेंट फैक्ट के उनके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को संभव या असंभव बना दें। तो एज ए फैक्ट भी जितने भी होंगे वो रिलेवेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच।